भैया मैं बधाई देना चाहता हूं आजमगढ़ के अपने सभी नेताओं का। और आज के बाद ये जो स्थान बना है पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, जहां कई बार हमारे छोटे पार्टी कार्यालय में बहुत लोग नहीं आ पाते थे। इसीलिए ये बड़ी जगह बना करके जिसमें हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, अपने सभी विधानसभा के नेता समय समय पर अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता जनता की सुनवाई करते रहेंगे। जहां आजमगढ़ ने 10 विधानसभाएं 2 लोकसभा जिताई हैं, नेताजी को, धर्मेंद्र को और मुझे भी बहुत कम समय के लिए मौका दिया यहां सेवा करने का। हम आजमगढ़ की जनता को और खासकर पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं, जो विकास की गति समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी, उस विकास के रास्ते को और आगे ले जाने का काम करेंगे। ये एक्सप्रेसवे का बनना, इसका अलाइनमेंट, इसकी टेक्निकल डिजाइन, फाइनेंशियल बिड या जितने भी एक्सप्रेसवे के मानक होते हैं, उस मानक के तहत और देश की सबसे प्रतिष्ठित जो कंपनियां थीं, उन कंपनियों को टेंडर देकर के केवल इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि 17 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनी गई थी, सरकार में एलओआई नहीं इशू हुआ था। हालांकि इलेक्शन कमीशन से परमिशन भी मिल गई थी और एलओआई इशू नहीं हुआ था और परिस्थितियां बदल गई, सरकार नहीं बनी। जिस क्वालिटी का समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना था, जिस समय इसका शिलान्यास हुआ था, विधानसभा के सामने हमारे साथ जितने साथी बैठे हैं, आदरणीय बलराम यादव जी, आदरणीय माधव प्रसाद पांडे जी, आदरणीय हमारे दुर्गा प्रसाद जी, रामासे विश्वकर्मा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव जी, संग्राम, या जितने भी साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, अंबिका चौधरी जी, आदरणीय अंबिका चौधरी जी, ये सब लोग शामिल थे उस विधानसभा के सामने। लैंड एक्विजिशन से लेकर के आगे, तो जिस मानक के साथ ये बनना था, उस मानक के साथ नहीं बनाया सरकार ने, जिसकी वजह से आज भी उछलते हुए आना पड़ता है। और सोचिए तो आप इस बात को कि मुख्यमंत्री जी ने अपना जो गोरखपुर लिंक बनाया है, वो भी शायद 6 लेन का नहीं बनाया, और बनते बनते जो पहले बन जाना चाहिए था, शायद इतना महंगा कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना होगा, जो उंगली दूसरों पे उठाते थे। अभी जो उद्घाटन हुआ है 90 किलोमीटर का लगभग, वो 7,000 करोड़ से ऊपर का बना है। क्या आप कल्पना कर सकते हो? और वो भी 4 लेन। हमारे मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है कि 4 लेन सड़क होती है, 6 लेन एक्सप्रेसवे होता है। और जो सुविधाएं यहां दी गई थी, एक मेडिकल कॉलेज पीजीआई के बराबर, उसके एक्ट के तहत डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट, या और जो कर्मचारी होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, सुनने में आया है कि पुराने कर्मचारियों को हटा करके नए कर्मचारियों को शामिल कर रहे हैं। ये आउटसोर्स की व्यवस्था ये इसलिए लागू की है बीजेपी के अपने लोगों को खुश कर सकें, अपने लोगों की कंपनियों को काम दे सकें। समाजवादी सरकार बनने पर फेस वाइज इस आउटसोर्स व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। आउटसोर्स की व्यवस्था खत्म होने से पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी खत्म होती है और आरक्षण खत्म होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। इन्हें वोट का डर है, इसलिए सीधे सीधे नहीं कहते हैं। इसीलिए समाजवाद या सेकुलरिज्म के बहाने पीछे से ये साजिश रचते हैं। समाजवादी व्यवस्था, जहां हमें संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी
सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण और आर्थिक गैरबराबरी को दूर करने के लिए सोशलिज्म, दोनों तरह की आर्थिक और सामाजिक गैरबराबरी को दूर करने के लिए जो समाजवादी व्यवस्था लागू की है उसके खिलाफ ये लोग हैं। इसीलिए समय समय पर ये सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं, जो नवाजवादी बोलते हैं, जो डी कंपनी बोलते हैं। सच्चाई तो ये है, नवाजवादी लोग बोलने वाले जब उनकी पार्टी की स्थापना हुई थी तो लगता ये है कि उनकी फंडिंग किसी और ने की थी, जिसकी वजह से आज भी उन्हें नवाजवादी याद है। ये रिसर्च का विषय है। मुझे उम्मीद है कि आप रिसर्च कर करके सच्चाई बताएंगे, और जब सच्चाई सामने आएगी तो आप पाएंगे कि कभी इन्होंने अपने स्थापना के समय पर अपने कार्यक्रमों को सहयोग करने के लिए कुछ ऐसे लोगों का साथ लिया था, वो अभी तक नहीं भूल पा रहे हैं। और जहां तक आजमगढ़ के लगाव की बात है, बीजेपी के लोग दबे ही जवान से कहते हैं कि कहां हमें मुख्यमंत्री थोप दिया दूसरी पार्टी का। जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने बारे में बोल रहे थे, क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य कभी नहीं थे, वो बीजेपी की स्थापना में भी शामिल नहीं थे। यहां जितने लोग बैठे हैं समाजवादी पार्टी की स्थापना के लोग हैं। सर, आज आप आजमगढ़ में आए हैं, इतना जो पूर्वांचल का एक भव्य कार्यालय का उद्घाटन किया और मंच से आपने पीडीए भवन का नाम भी रख दिया, तो सर इसको लेकर बहुत से लोगों के बहुत सुझाव थे। पीडीए भवन में जहां आजमगढ़ के जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने समय समय पर आजमगढ़ और समाज को दिशा दी है, उन सभी लोगों को याद करते हुए पेंटिंग के रूप में या उनके प्रतिमा के रूप में इस पीडीए भवन में, इस पीडीए परिसर में उनको भी सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। हुआ था ओम प्रकाश राजभर, इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर भी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं और लोग भी कंफ्यूज। इसका मतलब क्या है? किसका? ओम प्रकाश राजभर, ओपी रातभर। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। इसको जानने के लिए आपको एक कलम और कागज उठाना पड़ेगा और थोड़ा अपनी ही खबरों को दोबारा देखना और पढ़ना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपके गोरखपुर के बगल के जिले में एक एमएलसी कूटे गए। एक आईएएस जो मुख्यमंत्री के बहुत खासम खास थे, जिन्हें जिम्मेदारी थी इंसेंटिव दिया जाए, वो इंसेंटिव नहीं मांग रहे थे, कमीशन मांग रहे थे। तो ये नए तरह की व्यवस्था है जहां इंसेंटिव ही कमीशन है। और कभी कभी ओसीएम ने डीसीएम के पत्र देखे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की। कलम उठाएं, कागज उठाएं और देखिए उनके अधिकारी कैसे परेशान हैं। पहले यहां ट्रांसफर, फिर यहां ट्रांसफर, फिर यहां ट्रांसफर, फिर यहां ट्रांसफर। ये उजाले में नहीं होते। प्रदेश कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है और जेपीएनआईसी को एनडीए के हैंडओवर कर दिया है। जो कमेटी थी उसको भी बंद कर दिया है। आज भी कैबिनेट में निर्णय लिया है। ये किसको दे दिया है? एनडीए को। वो एलडीए को इसलिए दिया होगा कि समाजवादी पार्टी को लेना आसान हो, क्योंकि आपको कोई संस्था तो चाहिए होगी, क्योंकि आपने पहले कोई कार्रवाई की होगी जिसके तहत आप कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए एलडीए को देने से अब आसानी से बेचा जा सकता है, दिया जा सकता है। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की। अब एलडीए को जब दे दिया गया है जेपीएनआईसी चलाने के लिए, एलडीए का काम है कंस्ट्रक्शन करने का, नक्शे पास करने का, चलाने का नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने और चीजें बेची हैं या और चीजें चलाने के लिए दी हैं, मैंने उदाहरण के लिए कहा था कि लखनऊ में जो सबसे बेहतरीन और शायद देश का वन ऑफ द बेस्ट मार्केट स्पेस जो क्रिएट किया था, वो बीजेपी की सरकार बनते ही बेच दिया गया था। जो प्लासियो मॉल है
वो एलडीए का बनाया हुआ था। इसी तरह बहुत सारे और प्रोजेक्ट बने थे जो दूसरे दूसरे विभाग ने बनाए थे, लेकिन इस सरकार ने बेच दिए थे। मुझे लगता है एलडीए में जाने के बाद रास्ता आसान हो जाएगा। इटावा वाली घटना पे भैया क्या कहेंगे, काफी दूर पकड़ रहा है। इटली के इटावा में जिस तरीके से कथावाचक के साथ अपमान हुआ, उसको लेकर जिस तरीके से आपने उनको बुलाकर सम्मान दिया पार्टी कार्यालय में, जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है जाति विशेष के खिलाफ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं आपको कई घटनाएं बताता हूं। बलिया में एक बार वन विभाग मगरमच्छ नहीं पकड़ पाता तालाब में, और कई हफ्तों के प्रयास के बाद मगरमच्छ नहीं पकड़ पाए। तभी मैंने एक अखबार में तस्वीर देखी कि उस गांव के नौजवान जो निषाद बिरादरी के थे, वो अपने कंधे पे रखे मगरमच्छ को ले जा रहे थे। मैंने बुलाया, उन्हें सम्मान किया। अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा, एक बहादुर गौतम धौराराम में लेपर्ड, और वो लेपर्ड ही था, उससे लड़ता हुआ नजर आया और उसने अपनी जान जोखिम में डाल करके और अपनी जान बचा ली। सोचो, बहादुर आदमी को मैंने अपनी पार्टी के नेता को भेजा और उसकी मदद करके आए। इसी तरह आपने महोबा में देखा होगा कि कुछ लोगों ने, प्रभुत्ववादी लोगों ने, जो वर्चस्ववादी लोग हैं, जो स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि दूसरे लोग भी अब उनके बराबर का सम्मान या बराबर का पहनावा पहन रहे हैं। सोचिए आप, जब आप विश्व गुरु की कल्पना करें, विकसित भारत की कल्पना करें, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करें, और अगर कोई नई शादी होकर के महिला किसी के घर के सामने से निकलती है तो उसे इस बात के लिए अपमानित किया जाता है कि चप्पल उतार करके जाइए आप। सोचिए आप, आज के समय पर ये जो मनु महाराज ने कभी गड़बड़ की थी, कोई मनु महाराज आए थे, हालांकि ये तो दुर्वासा मुनि की धरती है, लेकिन एक मनु महाराज कोई आए थे, उन्होंने कुछ गड़बड़ किया। जो गड़बड़ किया मनु महाराज जी ने, हम उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हम सब लोग वो लोग हैं जो समय समय पे पीड़ित रहे हैं। हम लोगों को जानबूझ करके दुखी किया गया है, जानबूझ करके अपमानित किया गया है। इसीलिए सब हम लोग एक दुख के या एक सूत्र से बंधे हुए लोग हैं। इसीलिए पीढ़ी परिवार हमारा एक है। जहां तक सवाल कथावाचकों का है, अब आप सोचिए, कल्पना करिए, भगवान हालांकि सबके होते हैं, लेकिन गीता सुन सकते हैं, आप बोल नहीं सकते। भागवत आप सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। हमारा संविधान, हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं। इसीलिए समाज में माहौल न बिगड़े और समाज में मैसेज गलत न जाए, क्योंकि उसके आसपास हमारा क्षेत्र रहा है। मैं रहा हूं, एमपी वहां से नेताजी रहे, वो घर की जगह है। तो इसलिए उन परिवार को बुला करके मैंने सम्मानित किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसके आंख नहीं, कठेरिया समाज का, यहाँ पर कठेरिया नहीं होते हैं, लेकिन एससी वर्ग में आते हैं, उसमें तो हर्जन एक्ट लगना चाहिए था। बताइए हर्जन एक्ट क्यों नहीं लगा? अगर संविधान से बीजेपी के लोग चल रहे होते तो हर्जन एक्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की इन्होंने? क्योंकि उस व्यवस्था से नहीं चलना चाहते हैं और उनका मनोबल जो गिरा था। कोई कल्पना कर सकता है आपके बाल काट दे, छुट्टियां काट दे? अरे भाई, किसी के छुट्टियां नहीं है तो नहीं कटेगी छुट्टियां। लेकिन अगर छुट्टियां कट जाए तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है उसका मनोबल और सम्मान बढ़ाना चाहिए। तो हमने उसका सम्मान दिया। निराश न हो वो लोग, एक मिनट, अरे निराश न हो वो लोग, और वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। अब जो महंगे लोग हैं, जो कथावाचक हैं महंगे, वो कौन अफोर्ड कर सकता है? एक गरीब ब्राह्मण परिवार, एक गरीब कथावाचक को बुला करके भगवान का भगवत गीता सुन रहे थे, कथा।